जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारतवर्ष की सनातनी परंपरा और भारतवर्ष का नारा वसुधैव कुटुंबकम एवं अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो लोग भी आते हैं बस सनातनी परंपरा में इस कदर रंग जाते हैं कि यहाँ से जाने के बाद भी उन्हें याद रहती है हमारी संस्कृति। भारतवर्ष बनेगा विश्वगुरु ये तय है, लेकिन उसके पहले भारतवर्ष को भी क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में जब पूरा विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया गया है, शायद ही कोई ऐसा देश बचा है जो युद्ध से बाहर है। भले ही वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से युद्ध में टीका टिप्पणी करना या अपने वेपन्स की सप्लाई करके इनडायरेक्टली आज मैक्सिमम कंट्रीज़ युद्ध में शामिल हो ही चुके हैं। लेकिन अब भी तृतीय विश्व युद्ध बाकी है, क्योंकि वही है फाइनल बैटल। उसके पश्चात युग परिवर्तन का होना अवश्यंभावी है। अब भारतवर्ष पर आने वाले समय में क्या जैसा वैश्विक संकट है, उस संकट को देखते हुए क्या भारतवर्ष पर भी कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? भारतवर्ष आने वाले समय के लिए कितना सुरक्षित है? एक ऐसा देश जहां लोग सनातनी परंपरा को फॉलो करते हैं, साधु सन्यासियों की ये जन्मभूमि, जहां पर गंगा नदी बहती है, जहां त्रिवेणी का है संगम, जहां है हिमालय पर्वत, जहां है स्वर्ग जैसा कश्मीर, जहां है हिमालय पर्वत। क्या हमारा देश आने वाले समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध में कूदने को मजबूर हो जाएगी जिसके बगैर कोई विकल्प नहीं है, क्या भारतवर्ष भी उस युद्ध का हिस्सा बनेगा? और नहीं भी बने तो भी भारतवर्ष पर आने वाले समय में क्या कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? तो कितना सुरक्षित हमारा देश, या फिर हमारे देश पर किस प्रकार का संकट और संकट के बादल मंडरा रहे हैं? आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ईरान और इजराइल का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा लगा ही नहीं था कि सीज़ फायर होने की कोई उम्मीद, लेकिन सीज़ फायर अब भी 24 घंटों के बाद ही पूरी तरह डिक्लेयर होगा। क्या इन 24 घंटों में भी कोई खेल हो सकता है? ये तो समय ही बतला देगा, क्योंकि ईरान खामोशी के साथ चुप नहीं बैठ सकता और इजराइल जिसने नाक में दम कर दिया है गाज़ा के, हमास के, लेबनान के, हिजबुल्लाह, हुती, क्या इजराइल भी खामोशी के साथ चुप बैठ जाएगा? ये समय बतलाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा। अब आने वाले समय को लेकर क्यों भारतवर्ष के लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि खतरा भारतवर्ष पर भी मंडरा रहा है। बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ने में भारतवर्ष हो जाएगा सफल। दुश्मनों से, बाहरी दुश्मनों से खतरा भारतवर्ष को है, लेकिन आंतरिक दुश्मन जो हैं देश के अंदर ही बैठे हुए, उनसे भी खतरा भारतवर्ष को है। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनिदेव वक्रीय हो रहे हैं, और शनिदेव जब पीड़ा देते हैं तो बहुत लंबे समय तक के लिए पीड़ा देते हैं। जब रिवॉर्ड देते हैं वो भी लंबे समय के लिए, यानी उनका कार्य धीरे धीरे होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छा या बुरा, उसका असर लंबे समय तक चलता है। वक्रीय हो रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि जलीय राशि है, यानी जुपिटर की राशि, और उसमें शनिदेव वक्रीय 13 जुलाई। और 13 जुलाई वो तारीख जिसके पश्चात पूरी दुनिया परिवर्तन की आग में झोंक दी जाएगी। जी हाँ, अब तक वो परिवर्तन और वो वैश्विक संकट नहीं देखा गया जो 13 जुलाई के बाद का समय दिखला रहा है। भारतवर्ष के लिए खतरा बिल्कुल है। भारतवर्ष भी अछूता नहीं है। भले ही हमारी संस्कृति, हमारी सनातनी परंपरा के कारण, देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण आज भी हमारे देश में शांति है। आज भी हमारा देश युद्ध की आग में नहीं झोंका गया है।
क्योंकि भगवान कल्कि का आशीर्वाद और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे देश के साथ है। लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच जो इसी साल का एक हिस्सा है, उसमें भारतवर्ष के लिए भी चुनौतियां 5 आएंगी, उससे भी ज़्यादा आ सकती हैं, बट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 5 चुनौतियां ऐसी जिसे भारतवर्ष फेस करेगा। सबसे पहली चुनौती, बॉर्डर पर तनाव। चाहे वो बॉर्डर हमारा देश किसी भी देश के साथ शेयर करता हो, लेकिन बॉर्डर पर बहुत बड़ा तनाव देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा, धार्मिक तनाव। हमारे ही देश में, हमारे ही देश के में बैठे हुए लोग, यही का अन्न जल ग्रहण करने वाले लोग धर्म के नाम पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने वाले हैं। अब भी याद रखिए, वक्फ बोर्ड बिल का पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का अभी तक पूरा आया नहीं, वो आना बाकी है। तो धर्म के नाम पर फिर से एक बार बड़ा विवाद देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। ये दूसरी चुनौती हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए। तीसरा, नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदा। जी हाँ, उसमें भूकंप भी है, उसमें सुनामी भी है, उसमें बाढ़ भी है, उसमें किसानों की फसलें खराब होंगी बहुत ज़्यादा इस बार, क्योंकि इस बार जो होगा वो एक्सट्रीम होगा। तो किसानों की फसलें चूँकि खराब होंगी, मुआवजा के लिए वो सरकार की तरफ सरकार उन्हें दे भी देगी कंपनसेशन, लेकिन उसके पश्चात भी किसानों का आंदोलन इस बार देखने को मिलेगा, कारण वो अंदर से असंतुष्ट हो जाएंगे। अगली चुनौती भारतवर्ष के लिए वो ये है कि आंतरिक कला, पार्टियों की आंतरिक कला, विपक्ष हावी होगा सत्ता पर, यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो सत्ताधारी पक्ष है, यानी हमारी एनडीए की बीजेपी, उन पर, नरेंद्र मोदी जी पर वो हावी होंगे। विपक्ष कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करेगा। और अंतिम जो है, जो एक और वो फेस करेगा हमारा देश, और वो है कि एक आतंकवादी घटनाएं। जी हाँ, आतंकवादी घटनाएं इस टाइम पीरियड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा, बॉर्डर पर बड़ी हलचल, और हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, जिस देशों के साथ शेयर करते हैं, वहीं से आतंकवादी घुसेंगे हमारे देश में। ऑलरेडी घुस भी चुके हैं, पकड़े अभी तक नहीं गए हैं। तो आतंकवादी घटनाएं, आतंक की घटनाएं बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करेंगी। तो हमारा देश भी बड़े संकट के दौर से गुजरेगा, लेकिन फिर भी चूँकि भगवान कल्कि का आशीर्वाद है, इस संकट के समय को भी हमारा देश डेफिनेटली पार कर लेगा। लेकिन नकारात्मक शक्तियों का प्रहार इस समय में, इस टाइमलाइन के अंदर भारतवर्ष को भी देखना पड़ सकता है, वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस समय रणनीति बहुत मायने रखती है। इस समय के अंदर नेताओं के बोल बिगड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ही एनडीए, हमारी गवर्नमेंट सरकार जो है, उनकी ही सरकार की जो लोग हैं, नेतागण हैं, उनके ही बिगड़े बोल के कारण कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पर भी उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि लोगों का ये समय अपनी वाणी पर संयम नहीं रहेगा। लोग अस्थिर रहेंगे मेंटली, लोग अस्थिर रहेंगे अपने सोच के बारे में और अपनी वाणी के बारे में। तो जिसे जो मन वो बकेगा, और बकने के कारण वो चूँकि खुद भी प्रॉब्लम अपने लिए लेकर आएगा और देश के लिए भी लेकर आएगा। तो ये सारी चुनौतियाँ एवं जो युद्ध के बादल पूरी दुनिया में अब छा चुके हैं, तो बड़ी रणनीति सोच समझकर हमारे देश को तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी के संग हैं व्यापारिक संबंध हमारे देश के। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, तो व्यापार पर असर पड़ सकता है। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रुकता तो फिर व्यापार पर असर पड़ता, कच्चे तेल पर असर पड़ता। हम टेक्नोलॉजी का सामान भी, कच्चा माल भी बाहर से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं और बेचते भी हैं। तो डेफिनेटली व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस टाइमलाइन में युद्ध के और भी नए फ्रंट खुलेंगे, भयंकर युद्ध फिर से छिड़ेगा और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। ये टाइम पीरियड बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा देश भी
संकट के काले बादल छाए रहेंगे हमारे देश में भी, जिस प्रकार पूरे विश्व में। रणनीति इस समय बहुत सोच समझकर हमारे देश की सरकार को तय करनी है, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र हमारे देश पर रहेगी कि निर्णय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार का लेते हैं और किसके हित में लेते हैं, और अपना देश भी किस प्रकार इस संकट के समय में सुरक्षित रह सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।